तो वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कशन करते हैं आगे का जो हमारी क्लास में कल हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पुरानी क्लास देख ली होगी, जिससे कि आपको पुराने वीडियो सब जो भी आप पढ़ा हो आपको पता चले। ठीक है, अब हमारा अगली क्लास है। आज हम जो चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, चंद्रमा में हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था उसका गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जी के मान को। तो जी का जो मान था है ना, वो यहाँ का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ठीक है ना, 1/6 गुना कहाँ का होता है, चांद का, उससे कम होता है। ठीक है ना। उसके बाद में अब हमारा आज का है जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग, यानी कि पलायन वेग का मतलब क्या, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर निकलना है तो उसके लिए वेग कितना चाहिए, वेग चाहिए आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलना पड़ेगा, तब जाके आप वो उसे पार कर पाएंगे। ठीक है ना, वायुमंडल को। जबकि सौरमंडल की प्लायन वेग कितना, अगर सौरमंडल में चलना है तो सौरमंडल में आपके लिए प्लायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, तथा चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब अगला पॉइंट है हमारा भू स्तर उपग्रह। भू स्तर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है। 24 घंटे के तुल्य का मतलब ये होता है कि जो अगर मान लीजिए एक सैटेलाइट है ना, जैसे कि अभी कुछ हमारा जो इसरो के द्वारा कुछ सैटेलाइट छोड़ी गई है, तो वो क्या है कि उसका पूरा जो चक्कर लगाता है धरती की, जैसे चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो इसका कितना होता है, 24 घंटे ही होता है ना पृथ्वी के। तो जितना पृथ्वी घूमेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रहे हैं, तो दोनों 24 घंटे में ही रहेंगे। ठीक है। इसके सापेक्ष क्या होता है कि हमें जो पृथ्वी है ना वो उसके स्थिर दिखती है। उसके बाद में दाब यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या इसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है ना। वैसे तो अगर ऐसा ही मात्रक आप ज़्यादा पास्कल ही यूज़ करते हैं ना, न्यूटन वर्ग बहुत कम ही माना जाता है, लेकिन पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके हमारा अगला पॉइंट है वायु दाब मापी, है ना, यानी कि जो प्रेशर है, प्रेशर को मापने के लिए हम बैरोमीटर नाम का एक यंत्र है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए जो बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर में जो पारा होता है, पारा आपने देखे होंगे कि जब अगर आपको बुखार आता है तो बुखार के लिए डॉक्टर एक थर्मोमीटर का यूज़ करता है ना, वो छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, जिसमें वो आप हाथ पे लगा के ऐसा प्रेशर से एयर वैक्यूम क्रिएट करता है, यानी एयर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है वो आपका टेम्परेचर सेंस करके वो बताता है कि भाई 99 डिग्री, 100 डिग्री, 101 डिग्री है ना। तो उसी में जो चीज़ यूज़ की जाती है वो पारा होता है। और पारा, एक चीज़ याद रखिए कि पारा ही एक ऐसी धातु है ना, एक ऐसी धातु है जो कि कैसे तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ, हम यहाँ थे कि अगर मान लीजिए कि अचानक जो पारा का तापमान बढ़ जाए, इसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारा मौसम है वो कैसा रहेगा, स्वच्छ रहेगा। ठीक है ना। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार। देखिए, पृष्ठ तनाव का मतलब होता है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होता है, जो वर्षा होता है ना, उसकी जो बूंदें वो कैसी होती है, गोल रहती है। ठीक है ना। उसके अंदर शेविंग ब्रश को जल में भिगोकर इसे केश आपस में सटे रहते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए शेविंग ब्रश जब करते हैं तो देखिए पहले ऐसे खुले टाइप रहते हैं, लेकिन जब जैसे पानी में डुबोते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ये किसके कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, यानी कि जैसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अगला पॉइंट है ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सुखाया जाना भी केशत्व के कारण होता है। अब देखिए, केशत्व का मतलब होता है एक परत नली आपने देखी होगी, है ना, एक कांच की परत नली होती, तो उसमें जो ऊपर से नीचे जो द्रव, इसका ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जो जो जाना होता है उसे हम कैपिलरी कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि जो लालटेन है, अब लालटेन में आपने देखे होंगे जो तेल है, तेल क्या होता है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ उसको खींचता है और वो कंटिन्यू जलते रहता है। ठीक है ना। तो ये किसका उदाहरण है, ये आपका कैपिलरी यानी कि केशत्व का उदाहरण होता है। अब देखिए जो आप पेन देखे होंगे, तो पेन में जो आपका एक बॉल पेन होता है, उसमें जो एक छोटा सा बॉल टाइप की होती है जिससे आप लिखते हैं, तो ये जो पॉसिबल हो पाता है किसकी वजह से पॉसिबल होता है, ये केशत्व का ही एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद में है ध्वनि तरंगे, है ना। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है ना। तरंगे के बारे में पढ़ेंगे, 2 या 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में अगला है हमारा आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है। अब देखिए, आवृत्ति रेडियो फ्रिक्वेंसी अलग होती है। अगर हम इंडिया में फ्रिक्वेंसी की बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है, तो वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी, 50 हर्ट्ज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में 5130 यानी कि 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। जो ध्वनि है उस पर आपका वेग यानी कि वेलोसिटी, दाब यानी कि प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि जितनी देर जानी है उतनी जाएगी ही जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है ध्वनि की चाल तरंग दैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ, और आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, एप्टीट्यूड या एम्पलीट्यूड कहते हैं।
एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर ध्वनि की जो आवृत्ति, अगर मान लीजिए कि आप 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी कहीं भेज रहे हैं, अब मान लीजिए कि पहले वो कहीं स्पेस में थी, यानी कि वैक्यूम में थी, अब वो इधर आ रही है, अर्थ पे आ रही है, तो उसका जो मीडियम चेंज हुआ एयर टू वैक्यूम और वैक्यूम टू एयर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। ओके, अगला है हमारा 20,000 हर्ट्ज़ की आवृत्ति से नीचे की आवृत्ति ध्वनि तरंगों को अश्राव्य तथा 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की आवृत्ति को हम क्या श्राव्य कहते हैं, यानी कि 20, ये जो आवृत्ति जिसे हम आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 20,000 के ऊपर की आवृत्ति को हम पराश्रय तरंगे भी कहते हैं। ओके, उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 20,000 हर्ट्ज़ से 2,000 हर्ट्ज़ के बीच की तरंगों को मानव जो कान है हम सुन सकते हैं, यानी याद रखिए 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक, यानी कि 20K हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी हम अपने कान से सुन सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी आएगी तो हमारे कान फट जाएंगे या फिर खून निकल सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि में 20,000 से ऊपर की तरंगों को सुनने की क्षमता होती है। देखिए जैसे कि चमगादड़ होती है, चमगादड़ अगर मान लीजिए अगर को कम्युनिकेट कर रही है तो वो ये फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ करती है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा पराशय तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायु या अंततः घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं पारदर्शक सतह के बीच कम से कम 70 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा लोलक। लोलक का आपने सुना होगा पेंडुलम, जो कंटिन्यू हिलता है, जैसे घड़ी के नीचे देखा है। अगर मान लीजिए एक बॉल ली आपने, उसको धागे से बांध दी, तो क्या होगा कि आपने अगर उसको इधर छोड़ा तो वो यहाँ तक उतनी स्पीड में नहीं पहुँचेगी, वो धीरे धीरे करते करते उसका आवृत्तकाल कम होता है, ठीक है। पॉइंट ये है कि लोलक का जो आवृत्तकाल होता है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान यानी कि उसका जो वेट होता है ना, कि वो क्या भाई इतना इतना ये छोटा है बड़ा है, जितना भी उसका साइज़ है, तो उस पर कभी वेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर में अगला पॉइंट है हमारा कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगर मान लीजिए अगर कोई एकदम से मैं आपको तेज़ आवाज़ सुना दिया, आपके कान के पास आके चिल्ला दूँ, तो जो कान वो जो ध्वनि रहती है ना, वो ध्वनि आपके कान तक लगभग 10 सेकेंड तक आपको सुनाई देगी, या फिर जो उसका प्रभाव रहेगा या अच्छा या बुरा प्रभाव जो भी हो, वो लगभग 10 सेकेंड तक रहता है, ठीक है।